औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है, फंक्शन एंड लिमिट्स। आज हमारा लेक्चर 1 है। टुडे ऑब्जेक्टिव्स, आज हम जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इधर लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फंक्शन का। ये जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हाफ है फंक्शन पे जो है सारा, इसमें इंट्रोडक्शन आ गया। फंक्शन में अब फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन और मजीद फंक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द आइडिया ऑफ फंक्शन, फंक्शन का जो आइडिया सबसे पहले दिया गया वाज डेवलप इन द 17th सेंचुरी। सिंपल वर्ड में अगर कहूँ 17वीं सदी में फंक्शन का सबसे पहले आइडिया दिया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम रेने डिस्कार्टस, ठीक है जी, ये एक मैथमेटिशियन था। इन हिज बुक ज्योमेट्री 1637, ये 1596 में पैदा हुआ है और 1650 में वफात पा गया। ये इसका एरा है जिसमें इसने जिंदा रह के जो भी अपना काम, अपना वर्किंग वगैरह किए, सारा वो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ इसकी पैदाइश का जो सन होता है और ये इसकी वफात का। इन इस बुक ज्योमेट्री 1637 में यूज द कंसेप्ट टू डिस्क्राइब मैनी मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज। सबसे पहले इसने अपनी बुक ज्योमेट्री में जो वेरिएबल्स क्वांटिटीज होती हैं उनके दरमियान आपस में जो मैनी मैथमेटिकल रिलेशनशिप थे वो डिस्क्राइब किए थे। इन 1673 में The term function was recognized by a German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz। इसके बाद लेबनीज ने, ये जो लेबनीज है इसका शॉर्ट लेबनीज ही नाम है, ये मैंने पूरा नाम लिखा हुआ है, जर्मन मैथमेटिशियन। 1673 में इसने फंक्शन की टर्म को रिकॉग्नाइज किया टू इंडिकेट करने के लिए द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। वही बात कि एक क्वांटिटी, एक वेरिएबल क्वांटिटी की दूसरे के ऊपर कितनी डिपेंडेंस है। शॉर्ट वर्ड में हम फंक्शन को देखें तो यही है कि एक क्वांटिटी का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस, वन क्वांटिटी की दूसरे के ऊपर। जैसा कि हम शॉर्टकट लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आगे आ गया, ये आगे आ जाएगा, ठीक है जी। ये इसमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का सिंबॉलिक वे है, ये आगे इधर लिखा भी हुआ है आगे इंट्रोडक्शन में। अच्छा जी, द आइडिया ऑफ फंक्शन वाज फर्दर फॉर्मलाइज्ड बाय स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर, अर्नोन्स आयलर, ठीक है जी। ये इसका है 1707 में ये पैदा हुआ, 1783 में ये वफात पा गया। Who introduced a symbolic way to write the statement y is a function of x। ये इसका सिंबॉलिक वे है और इसको ऐसे कह देते हैं विच इज रीड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के यूजेस जो हैं, फंक्शन इज द की टू डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। मतलब कि ये रियल मैथमेटिकल जो टर्म्स हैं उनमें फंक्शन एक की का काम करता है। फंक्शन इज ए प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्टडी ऑफ कैलकुलस। बेटा अब हम ये जो बुक शुरू की है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसके जो फर्स्ट 3rd चैप्टर है वो कैलकुलस है। फर्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड लिमिट्स है, दूसरा डेरिवेटिव, थर्ड इंटीग्रेशन। ये सारे का सारा कैलकुलस कहा जाता है। फंक्शन इज यूज्ड एज एन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का भी काम करता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फैन ऑन करना है, बटन ऑन करेंगे, फैन आपको हवा की शक्ल में आउटपुट दे देगा, ठीक है जी। मतलब बटन ऑन करेंगे तो हवा आएगी, हवा जो है बटन के दबाने पे डिपेंड कर रही है, तो ये एक फंक्शन का काम भी करता है। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए फंक्शन f फ्रॉम ए सेट x टू ए सेट y इज ए रूल और कोरस्पोंडेंस। कहता है सेट x से सेट y की तरफ ये रूल या कोरस्पोंडेंस होगी विच एसोसिएट द ईच एलिमेंट x इन x। जो पहला सेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल एलिमेंट x होंगे, विच विद ए
सॉरी विद ए यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। अब पहले सेट का जो एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट के साथ एक मिलके एक यूनिक इमेज बनाएगा। इट इज नोटेड, आगे हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे जब रिप्रेजेंटेशन आएगी इसकी, हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे ये कैसे क्या बात हो रही है। अभी जस्ट ये 2 नंबर की डेफिनेशन आपने देख लेनी है और इसको देख लेना है। ये मैं आपको मजीद आगे जब इसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। अभी फिलहाल आपने याद रखना है कि 2 नॉन एम्प्टी सेट है एक्स एंड वाई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। फंक्शन जो एफ होता है ये सेट एक्स से सेट वाई की तरफ होता है। ये रूल या कोरस्पोंडेंस होती है जो पहले सेट के एक एलिमेंट को ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स विद ए यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, मतलब कि पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ अटैच होके एक यूनिक इमेज बनाएगा। मतलब कि उसके साथ दोनों एलिमेंट मिलके एक, ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट बदले एक बटन ऑन करें 2 फैन ऑन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, एक बटन ऑन करेंगे एक ही फैन ऑन होगा। ठीक है, मतलब यूनिक एलिमेंट का ये मतलब है। इट इज नोटेड एज एफ ऑफ एक्स टू वाई। ठीक है जी, ये नोटेशन है जस्ट, या इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये दरअसल अगर हम जब मैप वगैरह करते हैं कि पहले सेट से दूसरे सेट की तरफ जाना है तो फंक्शन की ये नोटेशन लिख लें, ये नोटेशन लिख लें, एक ही बात है। वेयर x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। नोट फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एंड मैपिंग। दरअसल ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये फंक्शन को मैपिंग शो करवा रहा है। मैपिंग मतलब एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ ताल्लुक बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, मैप करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर आप देखते हैं, प्रोजेक्टर जब लगा होता है आप लैपटॉप से अटैच करते हैं, एक बटन ऑन करते हैं, प्रोजेक्टर की मदद से वो आपको दीवार पे एक बड़ी स्क्रीन नजर आ जाती है। आप इधर से लैपटॉप क्या है इनपुट के तौर पर बटन प्रेस करते हैं, प्रोजेक्टर उसका काम करता है फंक्शन का और आपको दीवार पे आउटपुट दिखाता है। दरअसल होता क्या है, मैप हो जाती है, एक चीज नक्श हो जाता है, जो आप इनपुट देते हो वो आउटपुट की शक्ल में मैप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मैपिंग। आगे नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। देयर आर सम डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन। कुछ मैंने वेज लिखे हैं, ये हम बताएंगे कि फंक्शन को किस किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बाय मशीन पिक्चर, बाय एरो डायग्राम, बाय वर्बली, अलजेब्राइकली, बाय फार्मूला। एक मिनट में जरा आपको ये दूसरा भी दिखा दूं। नेक्स्ट है भाई न्यूमेरिकली बाय टेबल। ठीक है जी, और ज्योमेट्रिकली बाय ग्राफ। ये 6 वेज मैंने लिखे हैं आपको समझ आने के लिए कि ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स अब हम 6 वे जो भी अपने पढ़े हैं इसमें फर्स्ट है बाय मशीन पिक्चर। ठीक है जी, 6 जो हमने नाम अभी लिए हैं वो सारे इधर डिफाइन है। पहला है बाय मशीन पिक्चर, फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन इन विच इनपुट इज गिवन एंड आउटपुट इज टेकन। इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है। इसमें जो हमने x की वैल्यू पुट करनी है वो इनपुट है और जो y का आंसर आना है वो आउटपुट है। ठीक है जी, मशीन क्या करती है, उसको जनरेट करती है, x की वैल्यू को y में तब्दील कर देती है। ठीक है जी, ये x इसमें इनपुट है, y इसमें आउटपुट है। ये मैंने फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। इसमें x आपके पास इनपुट है, जैसे मैंने फैन वाली मिसाल दी। ठीक है जी, उसमें बटन को पुट करेंगे तो फैन हवा की शक्ल में आपको आउटपुट दे देगी। तो ये जो आपके पास आउटपुट आ गए। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। मतलब कि ये जो मशीन है ये भी एक फंक्शन का काम कर रही है जिसमें इनपुट दीजिए और आउटपुट हासिल हो। बाय एरो डायग्राम, ये जो हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि उसमें 2 सेट्स है, ये उसी को जरा डिफाइन करेगा। लेट कैपिटल X इक्वल टू x1 x2 x3 एंड xn, y इक्वल टू y1 y2 y3 yn, 2 सेट्स हैं हमारे पास। पहले सेट में x1 x2 x3 xn तक एलिमेंट है और उसमें जो एलिमेंट हमने अटैच करवाए हैं, x1 अटैच हुआ है y2 के साथ और x2 अटैच हुआ है y1 के साथ और x3 अटैच हुआ है y3 के साथ। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x1 y2 के साथ अटैच हुआ है
और जो x2 है वो y1 के साथ अटैच हुआ है, और जो x3 है ये y3 के साथ अटैच हुआ है। अब आपको पता है कि पहले सेट में x1, x2 और x3 एलिमेंट यूज हुए हैं, ये वाले, तो ये आपके पास डोमेन कहलाएंगे फंक्शन के। और इसी के मुकाबले में जो आंसर्स आए हैं y1, y2, y3, ये वाले, ये आपके पास रेंज कहलाएंगे। ये आपके पास y2, ये y1 और ये y3। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इस तरह पेयर वाले बना के, ये पहले पहले जो होते हैं वो डोमेन और दूसरे दूसरे वाले रेंज। 10th में भी पढ़ा है आपने, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। नेक्स्ट भाई, अब हमारे पास अब जो पूरा सेट हमारे पास मौजूद जो है, ये जो हमारे पास पहला एक सेट है, इस एक सेट के सारे एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद हैं वो प्री इमेज कहलाएंगे। और जो दूसरा वाई सेट है, इसके सारे एलिमेंट हमारे पास इमेज या कोड डोमेन कहलाएंगे। सिंपल सी बात है, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स प्री इमेज है, उनमें जो यूज हो जाते हैं वो डोमेन है। दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट इमेज या कोड डोमेन है, और जो उनमें यूज हो जाते हैं वो रेंज है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब डेफिनेशन आ गई प्री इमेज की। ठीक है जी, प्री इमेज हमारे पास है, सॉरी ये लाइन लग गई है तो इसको हम रेज कर देते हैं अभी। ठीक है जी, चलो जी, अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की प्री इमेज की। ऑल वैल्यूज ऑफ सेट एक्स, जो पहला सेट था ना, उसकी तमाम वैल्यूज विच आर अवेलेबल टू यूज, जो यूज करने के लिए अवेलेबल हों, एज ए इनपुट, पक्की बात है पहले सेट का जो एलिमेंट एज ए इनपुट ही आएंगे, इज कॉल्ड ए प्री इमेज। मतलब कि जो पहला सेट है आपके पास, ये प्री इमेज का सेट है। ठीक है जी। डोमेन क्या है आपको मैंने पहले भी समझा दिया है, प्री इमेज में जो एलिमेंट यूज हो जाते हैं। ऑल वैल्यूज ऑफ सेट एक्स विच आर यूज्ड एज इनपुट विच आर यूज्ड एज इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। जो हमने इधर यूज किए थे x1, x2, x3, आपके पास डोमेन आ गए। इमेज या कोड डोमेन। ऑल वैल्यूज ऑफ सेट y विच आर अवेलेबल फॉर यूज एज आउटपुट इज कॉल्ड इमेज या कोड डोमेन। मतलब कि ये सारे ऑल वैल्यूज ऑफ जो अवेलेबल है, मतलब दूसरा पूरा सेट इमेज या कोड डोमेन कहलाएगा, y1, y2, y3, yn तक। इस तरह जो रेंज है, ऑल वैल्यूज ऑफ सेट y विच आर यूज्ड एज आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। जो हमने एलिमेंट एज ए, ठीक है जी, रेंज के तौर पे जो यूज कर लिए हैं वो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड है बाय वर्बली। सिंपल सी बात है, वर्बली हमने बता देना है कि एक ही चीज का दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंस है। अभी तक हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो यही चीज है कि एक चीज का दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। वन वेरिएबल क्वांटिटी डिपेंड ऑन अनदर। ठीक है जी। वर्बली हम बताएंगे ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर। जो ह्यूमन लाइफ है ये आपके पास डिपेंड कर रही है ऑक्सीजन पे, फूड पे और वाटर पे। ठीक है जी। अब जो ऑक्सीजन, फूड और वाटर है वो इंडिपेंडेंट है, और जो ह्यूमन लाइफ है डिपेंडेंट है। ठीक है जी। ये आपके पास ऑक्सीजन, फूड और वाटर एज ए एक्स एलिमेंट काम करेंगे, और जो ह्यूमन लाइफ है ये वाई के तौर पे काम करेगी। ठीक है जी। अलजब्राइकली बाय फार्मूला, ये चौथी मैंने जो आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी। अच्छा जी, द एरिया ए ऑफ ए सर्कल डिपेंड ऑन द रेडियस आर ऑफ द सर्कल। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो सर्कल का एरिया होता है वो सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करता होता है। ये देखें जरा, अब ये सर्कल छोटा है तो इसका रेडियस भी छोटा होगा, इसका एरिया भी कम होगा। अगर सर्कल बड़ा होगा तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा। ठीक है जी। मतलब रेडियस बड़ा है तो सर्कल का एरिया बड़ा है, अगर रेडियस छोटा है तो एरिया भी छोटा है। सिंपल इज दैट, एरिया जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है सर्कल के। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल है द सर्कमफेरेंस सी ऑफ ए सर्कल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखो, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर लिखा हुआ है। अब सर्कमफेरेंस जो होता है वो टोटल बाउंड्री होती है सर्कल की, जितनी ये रेडियस पे डिपेंड करती है। ये देखिए, यही सर्कल देख लें,
ये सर्कल जो है इसमें देखिए रेडियस कम है, तो इसकी जो बाउंड्री है वो टोटल कम होगी। ठीक है जी। अब ये दूसरा देखिए, इसका रेडियस ज़्यादा है, तो इसकी बाउंड्री ये ज़्यादा होगी। ठीक है जी। वेयर सी इज ए फंक्शन ऑफ आर, मतलब कि ये आर का फंक्शन है। द एरिया ए ऑफ ए स्क्वायर डिपेंड ऑन द साइड एक्स, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपके पास ये फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, अब इसकी ये साइड एक्स है, ये एक्स पे डिपेंड करेगा, जितनी साइड्स बड़ी होंगी उतना ही एरिया बड़ा होगा स्क्वायर का। अब ये देखें, ये स्क्वायर बड़ी होगी, अब इसका एरिया बड़ा हो गया, मतलब कि ये साइड पे डिपेंड करता है, साइड्स पे। ए सर स्क्वायर का जो एरिया है वो स्क्वायर की साइड पे डिपेंड करता है। साइड अगर छोटी है तो एरिया छोटा है, साइड अगर बड़ी है तो एरिया बड़ा है। द वॉल्यूम वी ऑफ स्फीयर डिपेंड ऑन द रेडियस आर ऑफ द स्फीयर, ये मैंने वॉल्यूम का फार्मूला लिखा हुआ है। अब वॉल्यूम भी स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। ये समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ आ चुकी है। ये मैंने 3 लिख दिए। अच्छा, 5वां जी है न्यूमेरिकली बाय टेबल। न्यूमेरिकली बाय टेबल में क्या है, हमने टेबल से फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन बता देनी है। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पी डिपेंड ऑन द टाइम टी। ये लिखा हुआ है कि 1950 में इतनी पॉपुलेशन थी, इतने मिलियन, 1960 में इतनी थी। ठीक है जी। 1970 में इतनी थी, 1980 में इतनी, 1990 में इतनी, और सन 2000 में इतनी होगी। द टेबल गिव्स एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन पी ऑफ टी एट टाइम टी। अब ये टाइम के लिहाज से पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है, मतलब इस टाइम पे 1950 पे इतनी पॉपुलेशन थी, 1960 पे इतनी थी। देखिए ये टाइम जो है 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 और 2000, जिस तरह का टाइम होगा उसी तरह की पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है टाइम पे। ठीक है, ये टाइम वाला फंक्शन बन गया फॉर सर्टेन ईयर। फॉर इंस्टेंस पी ऑफ 1990, मतलब 1990 में ये इतनी पॉपुलेशन थी, ये आपने इनपुट दी है एक्स और ये आपके पास आउटपुट आई है वाई। ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन? सिंपल इज दैट फंक्शन है, ये आपको फंक्शन की डिफरेंट वेज बता रहे हैं कि इसको भी फंक्शन कहते हैं, इसको भी फंक्शन कहते हैं, इसको भी फंक्शन कहते हैं। फंक्शन है क्या? वन क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंस है, एक चीज का दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना। ज्योमेट्रिकली बाय ग्राफ देखें जी, ये छठी और लास्ट जो रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की वो है, द मोस्ट कॉमन वे फॉर विजुअलाइजिंग ए फंक्शन इज इट्स ग्राफ। फंक्शन का ग्राफ बना के चेकआउट करना। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए मेथड टू ड्रा द ग्राफ, हमने ग्राफ को ड्रा करने का मेथड देख लेना है। ठीक है जी, ये देखिएगा मेथड टू ड्रा। अब ये देखें, लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x कोई एक फंक्शन हो। ठीक है जी। अब इसमें वी गिव आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ आवर चॉइस टू x, हमने x की वैल्यूज खुद से देनी है। एंड फाइंड द कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ y, और फिर y की कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज आएंगी। इन दिस वे वी गेट ऑर्डर पेयर x1 y1 x2 y2 x3, जैसे हमने ऊपर एरो डायग्राम में देखा था। इधर मैं कुछ आपको लिख के भी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो यहाँ से मैं आपको कहूंगा कि अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो 1 ही आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 पुट करूं, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, तो 2 4 का पेयर बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। तो ये देखें, ये मैंने x की वैल्यू पुट की, y का आंसर आया, x की वैल्यू पुट की, y का आंसर आया, x की वैल्यू पुट की, y का आंसर आया। इसी तरह ये आपके पास ये मैंने जनरल लिख दिए थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप इसी तरह कोई भी फंक्शन लेके उसमें x की वैल्यू पुट करके y का आंसर लेके इस तरह पॉइंट बनाएंगे और उन पॉइंट्स को आप एक्स वाई प्लेन पे शो कर देंगे और उन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे, तो आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी। अब यही बातें आगे लिखी होंगी। अब ये 3 पॉइंट्स बन गए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको मिसाल से समझा भी दिए। दीज ऑर्डर पेयर्स रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ द ग्राफ इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या एक्स वाई प्लेन। अब ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनको आपने एक्स वाई प्लेन पे शो कर देना। वी पुट दीज पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम टुगेदर, उन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है टू गेट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, फिर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है जी,
एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1 है, इधर पॉइंट बन जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है तो इधर पॉइंट बन जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है तो इधर पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह इधर पॉइंट बनते जाएंगे और ये आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें जरा, ये मैंने ग्राफ आपके सामने शो किए हुए हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास, मैंने आपको ये वाजा करके दिखा दिया, ठीक है जी। अब इसमें x1 x2 x3 है, ये अब ये y1 y2 y3 है। अब ये देखिए जो मैंने पॉइंट जो लिखे थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसमें देखें ये जो पॉइंट्स को मिला लिया मैंने, ये वाले पॉइंट्स को आपस में मिला लिया तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब ये जो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है ये डोमेन है और जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो रेंज है। अब हमने चेकआउट अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट करना है कि जो भी ग्राफ बनता है वो फंक्शन का है कि नहीं है, उसके लिए हम चेकआउट करते होते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये मैंने इसलिए साथ लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि जब कोई भी आपके पास ग्राफ हो, अब ग्राफ से आपको चेकआउट करना हो कि ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं, तो उसके लिए एक हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट रखा हुआ है। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट देख रहे हैं। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? एक कर्व इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट द ग्राफ, ठीक है जी, द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर कोई भी हमारे पास है, इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व मोर देन वन पॉइंट। सिंपल इज दैट, आपने कोई भी आपके पास कर्व है, आपने चेकआउट करना है, ठीक है जी, आपने चेकआउट करना है कि ये ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? वर्टिकल लाइन लगानी है। अगर तो वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो वो फंक्शन का ग्राफ है। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को, ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंटों पे टच कर जाए तो वो क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना कर्व, कर्व से मुराद कोई भी ग्राफ हो सकता है। कर्व एक ग्राफ का जनरल नाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ये देखें, चलो मैं पहले वाला ही लिख देता हूँ, ये वाला, ये एक कर्व है। अब मैं इसको चेक करना है कि ये ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं है, ये कर्व फंक्शन की है कि नहीं है। मैंने इस पे वर्टिकल लाइन लगानी है। ये वर्टिकल लाइन लगाई, ये वन पॉइंट पे टच किया, वर्टिकल लाइन लगाई, ये वन पॉइंट पे टच किया, वर्टिकल लाइन वन पॉइंट पे टच किया। अब ये देखिए वर्टिकल लाइन जितनी मर्जी लगाते जाएं इस कर्व के ऊपर, अब इसके ऊपर जितनी मर्जी वर्टिकल, ये देखें ये वन पॉइंट पे ही है बस, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट दूसरा देख लें। अब ये देखें, ये वाला, ये ग्राफ है, इसको चेक करना है ये फंक्शन का है नहीं। अब इसके ऊपर ये डॉटेड लाइन, ये वर्टिकल लाइन लगाया गया। अब ये देखें ये ओनली वन पॉइंट पे है तो ये फंक्शन का ग्राफ है। जब वन पॉइंट से ज्यादा पे टच करेगा तब फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो फिर क्या कहलाएगा? फिर ये रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेशन। सिंपल इज दैट, जो ग्राफ फंक्शन का नहीं होता वो रिलेशन का होता है। अब रिलेशन क्या चीज है? ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। रिलेशन सिंपली सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, ठीक है जी। जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर आता है वो रिलेशन होता है। जो मैंने आपको बताया था कि दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में पेयर में एलिमेंट आते हैं। उस क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी जो सबसेट होता है वो रिलेशन कहलाता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि रिलेशन का आगे, रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं? जब रिलेशन में डोमेन में रेपिटेशन आए, मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो जाए। जब उस रिलेशन का ग्राफ बनाए और वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो जाए तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। अब मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, ये जो आपने पहला पढ़ा है फंक्शन, अब ये पहले रिलेशन था, अब ये रिलेशन फंक्शन तब बना जब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर गया। अब ये दूसरे वाला देख लें, पहले ये रिलेशन था, ये फंक्शन तब बना जब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो गया। अब ये तीसरा देखें, अब ये रिलेशन वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाया, एक से ज्यादा पॉइंट पर टच कर गया, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो गया, ठीक है जी। जब वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाए तो रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ठीक है जी। अब ये जस्ट रिलेशन है, ठीक है जी, ये फंक्शन है नहीं है। अब ये फोर्थ वाला देख लो, तीसरे वाला फंक्शन नहीं है। अब चौथे वाला देख लो, अब ये देखो सर्कल बना हुआ है, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाया, ये दो पॉइंटों पर टच कर गया। हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा हुआ, नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व मोर देन वन पॉइंट।
एक से ज्यादा पॉइंटों पे टच ना करे। अगर कर गया तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो गया। फेल हो गया तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, जस्ट रिलेशन है। वो रिलेशन फंक्शन होगा जो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करेगा। अगर रिलेशन वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करता तो वो फंक्शन नहीं होगा, पास करेगा तो फंक्शन होगा। पहले रिलेशन है, बाद में फंक्शन है। ठीक है जी।